तो हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सेल एंड टिश्यू, जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है हमेशा। तो आप सबसे पहले जब भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको सेल और टिश्यू अच्छे से पता होना चाहिए, और इससे हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। तो चलिए, बहुत देरी ना करते हुए अपने चैनल में आगे बढ़ते हुए हम कुछ MCQs हैं उनको तैयार करते हैं, और आई होप कि यहाँ से आपकी बहुत बेहतर तैयारी हो पाएगी। तो चलिए बात करते हैं कि सबसे पहले हम सेल सेल में बात करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन की बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ऑप्शन फर्स्ट है एटम, वाटर, सेल और केमिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेल जो होती है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है। ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हम किसको कहते हैं? हम सेल को कहते हैं। तो इसका रेफरेंस में देख लेते हैं कि सेल आर आल्सो कॉल्ड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बॉडी, और बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, और फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ ऑफ ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो एटम्स होते हैं वहाँ पर भी हर एक एटम में सेल्स पाई जाती है, तो इसलिए इसको हम सबसे बेसिक यूनिट हम लाइफ का कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक दीज आर द बेसिक यूनिट्स एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो एंजाइम, प्रोटॉन, सेल्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो बेसिक यूनिट्स क्या है बिल्डिंग, जैसे कि हमने अभी पहले क्वेश्चंस में पढ़ा कि सेल जो होती है हमारी बेसिक यूनिट होती है हमारी लाइफ की, और बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारी बॉडी को बनाने की, ऑर्गेनिज्म की सबसे पहली यूनिट वही होती है। इसका ऑप्शन राइट सी हो जाएगा, सेल। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, इसका आंसर भी आप देख सकते हैं, इसका भी आंसर जो है सेल हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है RML दिल्ली स्टाफ नर्स 2011 में पूछा गया है, एम्स रायपुर में पूछा गया था 2019 में। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए। फॉर द मेन डिफरेंस बिटवीन अ प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स इज एब्सेंस ऑफ। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, ट्यूब्यूलियस एंड फ्लैजेला। तो मेन डिफरेंस क्या होता है इसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में? तो ट्रू न्यूक्लियस जो होता है इसका डिफरेंस होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रू न्यूक्लियस जो होता है इसका अंतर होता है, और ट्रू न्यूक्लियस जो है यूकैरियोटिक सेल्स में यहाँ पर ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट assimilated by eukaryotic cells? Which of the following is not assimilated by the eukaryotic cells? लैक्टेट, सल्फेट, नाइट्रोजन और ग्लूकोज। तो इसका राइट आंसर होने वाला है नाइट्रोजन। ठीक है, अब बात करते हैं कि विच ऑर्गन कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल्स? तो न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडीज़, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो पावर हाउस ऑफ सेल्स है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में जो है मोस्ट ऑफ एनर्जी जनरेट करने का काम करते हैं सेल्स के अंदर, और लगभग 36 to 38 ATP एनर्जी यहाँ पर ये रिलीज़ कराते हैं। न्यूक्लियस हमारे सेल में सबसे बड़ा पार्ट होता है, और गोल्जी अपरेटस जो होती है, या गोल्जी बॉडीज़ जो होती है उसको हम पोस्ट ऑफिस कहते हैं हमारी सेल का। और राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम को हम प्रोटीन के सिंथेसिस में काम करती है, इसको इसलिए हम इसको प्रोटीन फैक्ट्री हम राइबोसोम्स को कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके रेशनल में दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेल ऑर्गेनल्स होता है, सेल ऑर्गेनल्स होता है जो कि रोड और ओवल शेप का होता है। द कंटेन ऑफ एंजाइम ऑफ एरोबिक स्टेज ऑफ सेल रेस्पिरेशन एंड दस आर द साइड ऑफ द मोस्ट ATP सिंथेसिस एंड ऑक्सीडेशन मेटाबॉलिज्म, सो इट इज़ कॉल्ड। तो आप देखते दो प्रकार का हमारी बॉडी में जो है एरोबिक गैस एक्सचेंज होता है और एनारोबिक होता है। तो एनारोबिक जो होता है
वो हम जैसे भी कुछ खाना खाते हैं और कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह जो मेटाबॉलिज्म होकर हमारी बॉडी में कुछ एनर्जी प्रोवाइड किया कराता है, जो कि लगभग 6 to 8 ATP की एनर्जी होती है, और उसमें से लगभग लगभग 2 ATP की एनर्जी को हमारी बॉडी यूज़ करती है और बाकी जो है रीयूज़ कर लेती है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया हमारी बॉडी में काफ़ी सारी एनर्जी ऑक्सीडेशन के थ्रू एरोबिक स्टेज में जाकर जो है सेल डिवीजन होता है, उसके साइड पर ATP सिंथेसिस का काम करता है, जो ऑक्सीडोसिव मेटाबॉलिज्म की तरह काम करता है। सो आल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेल और कंपोनेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सी सेल और कंपोनेंट है जो कि रेस्पॉन्सिबल है फॉर ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, रिसेप्टर, HLA मॉलिक्यूल्स। ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होने वाला है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, रेस्पॉन्सिबल सेलुलर कंपोनेंट के लिए। और यहाँ आप देख सकते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है परफॉर्म किया जाता है किसके द्वारा, जैसे कि अभी हमने ऊपर रेस्टन पढ़ा था, तो ये इसका भी राइट आंसर होने वाला है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आप देख सकते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म कराया होता है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। ठीक है। 9th क्वेश्चन से हम 9 क्वेश्चंस की बात करें तो ये क्या है, यहाँ ब्लैंक्स दिया हुआ है, इज अ प्रोटीन इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मिंग ऑफ द साइटोस्केलेटन। तो फाइब्रोलैक्टिन, एक्टिन, फिब्रिन और एल्बुमिन। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो है सेल के साइटोस्केलेटन जो बनाता है फिब्रिन, एक्टिन और फिब्रोनेक्टिन नहीं, और ये जो है इसका राइट आंसर होने वाला है एक्टिन। साइटोस्केलेटन इज़ इंटरनल स्ट्रक्चर, हमारे बॉडी की जो है इंटरनल स्ट्रक्चर्स होती है, यह फ्रेमवर्क होता है ऑफ सेल कंटेनिंग ऑफ 3 लेयर्स ऑफ फिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट ये फाइब्राइल्स ऑफ प्रोटीन, एक्टिंग प्रोटीन का बना होता है। ठीक है। और माइक्रोट्यूब्यूल्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट, 3 प्रकार के फिलामेंट पाए जाते हैं, जो कि इसमें एक्टिन फिलामेंट्स हमारी बॉडी में जो साइटोस्केलेटन होता है इसके स्ट्रक्चर में मदद करता है बनाने में। इट मेंटेन्स कर द शेप को मेंटेन करता है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का काम करता है, वो एक्टिन प्रोटीन करती है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो स्टेरॉइड सिंथेसिस अकर्स विद इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। स्टेरॉइड सिंथेसिस अकर्स विद इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। आप यहाँ देख सकते हैं पर ऑक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस या नन ऑफ अबव। ठीक है, नन ऑफ दीज। तो गोल्जी अपरेटस और माइटोकॉन्ड्रिया इनका प्रोटीन सिस्टम में कोई काम नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये प्रोटीन सिंथेसिस कराने का काम करता है। तो स्टेरॉइड सिंथेसिस अकर्स इनटू द साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों ही जगह यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका रिश्ते साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही जो है स्टेरॉइड सिंथेसिस कराने का काम करते हैं। द एक्वस कंपोनेंट ऑफ द सेल्स। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि सेल के अंदर जो होता है एक्वस कंपोनेंट होता है, वो उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, सस्पेंडेड एड। तो जो सेल होती है हमारी बॉडी में, तो आप देखेंगे अगर आपने स्ट्रक्चर देखी हो सेल की, तो यहाँ जब सेल की स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सेल में एक ऑर्गेनेल वाला पार्ट होता है, एक लिक्विड फ्लूइड होता है। जो फ्लूइड वाला पार्ट होता है उसको हम साइटोसोल कहते हैं। ठीक है। और जो जिसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, बाकी सारी चीज़ें पाई जाती हैं, उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि एक्वस कंपोनेंट क्या है, तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ साइटोसोल जो है एक्वस कंपोनेंट रहने वाला है। इसका आंसर राइट एक्वस कंपोनेंट का जो है साइटोसोल ही रहेगा। तो साइटोप्लाज्म आप यहाँ इसके रेशो में देख सकते हैं कि साइटोप्लाज्म जो है इंक्लूड्स साइटोसोल एंड सेल ऑर्गेनेल्स। और सेल ऑर्गेनेल्स जैसे कि सेल की इंटरनल सब स्ट्रक्चर्स होती हैं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस ये सब पाए जाते हैं, और उसको हम सेल ऑर्गेनेल्स ही कहते हैं। और साइटोसोल जो होती है वो विच क्या है, साइटोसोल क्या है, ओनली फ्लूइड ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर जो ओनली फ्लूइड वाला पार्ट होता है उसको हम साइटोसोल कहते हैं। एक्वस सॉल्यूशंस होता है जिसमें कि क्या होता है, आयंस और न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, हमें देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, द ऑर्गेनल्स कंसर्न्ड विद द मेटाबॉलिक प्रोसेस आर प्रेजेंट इनसाइड द। ठीक है,
द ऑर्गेनल्स कंसर्न्ड विद द मेटाबॉलिक प्रोसेस आर प्रेजेंट इनसाइड द। तो आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर भी देते रहें साथ साथ में, ताकि आपकी तैयारी भी बेहतर हो सके। द ऑर्गेनल्स कंसर्न विद द मेटाबॉलिक प्रोसेस आर प्रेजेंट इनसाइड द। तो ऑर्गेनल्स की जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है वो प्रेजेंट कहाँ पर होती है? राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये सारी जो मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होती है वो कहाँ पर होती है? साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती है। द प्रोटीन दैट आर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोटीन दैट आर टू बी यूज्ड आउटसाइड द सेल्स आर सिंथेटाइज। जो प्रोटीन्स यूज़ की जाती है आउटसाइड द सेल, तो कहाँ पर यूज़ की जाती है? किसके द्वारा यूज किया जाता है? इट इज़ यूज बाय द माइटोकॉन्ड्रिया ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑन द फ्री राइबोसोम्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका राइट आंसर बना होने वाला है जो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है रफ वाले उसके ऊपर, क्योंकि ये जो है राइबोसोम्स यहाँ पर सिंथेसाइज किए जाते हैं। तो राइबोसोम जो होते हैं इसके रेशनल देख लेते हैं। राइबोसोम्स अटैच होते हैं आउटर सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिंथेसाइज करते हैं या सिंथेसिस कराते हैं ये किसका? प्रोटीन का। और फॉर यूज ऑफ आउटसाइड द सेल्स, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? हाँ, फ्री राइबोसोम्स सिंथेसाइज प्रोटीन यूज इन द साइटोसोल्स, ठीक है। फ्री राइबोसोम जो होते हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर नहीं चिपके होते हैं, वो जो प्रोटीन्स का सिंथेसाइज कराते हैं वो कहाँ कराते हैं? साइटोसोल में। एंड राइबोसोम्स इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइज प्रोटीन इनटू यूज्ड ओनली इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम्स जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं उनका काम प्रोटीन को सिंथेसाइज करना है, कहाँ पर? ओनली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंसर्न्ड विद द सिंथेसिस ऑफ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसका कंसर्न क्या है? सिंथेसिस किसका करता है? तो आपने अभी देखा कि ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। ऐसे ही आप अपनी तैयारी को भी मजबूत कर सकते हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो बहुत जल्दी आप सक्सेस प्राप्त कर लेंगे। प्रोटीन सिंथेसिस इज अ फंक्शंस ऑफ। प्रोटीन सिंथेसिस किसका फंक्शन होता है? जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस और माइटोकॉन्ड्रिया। इन चार ऑप्शंस में से हमारा राइट आंसर होने वाला है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ही राइबोसोम्स पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, ठीक है। 16th क्वेश्चन पर हम आएंगे। टिश्यू रिपेयर कैन टेक प्लेस ड्यू टू सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन विच अकर्स इन द। तो टिश्यू रिपेयर जो होता है वो किसके द्वारा या कौन से प्रोटीन सिंथेसिस होती है जो कराने का कार्य करती है? तो आपको पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, राइबोसोम्स या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका राइट आंसर होने वाला है जो है राइबोसोम्स, इसका राइट आंसर होने वाला है। विच मीडियम इज सूटेबल फॉर सेलुलर एक्टिविटी। तो आपको पता होगा सेलुलर एक्टिविटी कौन से मीडियम के लिए जो है सूटेबल मीडियम कौन सा है? एसिडिक मीडियम या न्यूट्रल, नेक्स्ट आप बेसिक या ऑल ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर होने वाला है पीएच ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूट्रल सेलुलर एक्टिविटी इज अराउंड 7.2 एक्सेप्ट लाइसोसोम, पीएच अराउंड 5, ठीक है। न्यूट्रल और इवन स्लाइटली एसिडिक मे रिजल्ट इनटू द कोमा एंड डेथ। अगर किसी पेशेंट का जो है पीएच एसिडिक हो जाएगा तो वो या तो उसकी डेथ होने वाली है या हो जाएगी या फिर वो पेशेंट कोमा में चला जाएगा। 7.0 इज़ द नॉर्मल पीएच ऑफ द, ठीक है। बॉडी ब्लड इज इन द टेस्टिकुलर वेन, फ्लूइड विद इन द टिपिकल सेल, ब्लड इन द रेनल आर्टरी एंड यूरिन। 7.0 जो है वो पीएच होने वाला है हमारा फ्लूइड विद अ टिपिकल सेल। एक टिपिकल सेल का जो है फ्लूइड होने वाला है वो 7 होने वाला है नॉर्मल पीएच। हाउ मैनी वाटर इज देयर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड इन द सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर
इसका राइट आंसर अगर देखा जाए कि हमारी बॉडी के अंदर जो है लिक्विड अमाउंट या लिक्विड फॉर्म में कितना इन द सेल के अंदर लिक्विड फॉर्म कितनी है हमारी बॉडी में, तो लगभग सेलुलर एक्टिविटी में इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, ठीक है, अदर कॉन्स्टिट्यूट, तो ये लगभग जो हमारी बॉडी में 60% होता है। अदर बुक में जो है वरी कर सकता है, लेकिन ये 55% हमारे बॉडी में होता है। टोटल सेल वॉल्यूम्स होता है। और साइटोसोल कंसिस्ट ऑफ 90% ऑफ वाटर एंड 10% वेरियस डिजोल्विंग सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और आयरन और वेस्ट प्रोडक्ट। तो इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, एक्वापोरिन क्या होते हैं? एक्वापोरिन्स क्या होते हैं? एक्वापोरिन सोडियम चैनल्स होते हैं, वाटर चैनल्स होते हैं, पोटेशियम चैनल या क्लोराइड चैनल। तो एक्वापोरिन्स जो होते हैं वाटर चैनल्स होते हैं। एक्वा मतलब वाटर और पोरिन्स जो है इनको इसलिए एक्वापोरिन्स कहा गया है, चैनल बनाने का काम करते हैं। एक्वापोरिन इज अ सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन दैट लेट्स वाटर फ्लो इनटू और आउट ऑफ सेल फ्रॉम वाटर चैनल। तो ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक क्वेश्चंस थे, एमसीक्यू क्वेश्चंस, जो कि सेल से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में। तो आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो और आपने मेरे साथ इस वीडियो का कुछ भी लाभ उठाया हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें और कमेंट करें और शेयर करें। आपके लिए बेहतर भविष्य की शुरुआत है। अभी आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए ताकि आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकें। थैंक यू वेरी मच।